गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग लाइफ साइंस चैप्टर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीवों में नियंत्रण और समन्वय के पार्ट 6 में सीखेंगे एनिमल हार्मोन या जंतु हार्मोन के बारे में। इसके पहले थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लें। जंतु हार्मोन कहाँ से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड से। अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या? तो शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं जो अपने स्राव को रक्त में मुक्त कर देती हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों में नलिका जैसी रचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि या डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और ये अपने स्राव या हार्मोन को रक्त में मुक्त करती हैं और रक्त इन्हें उत्पत्ति स्थल से कार्यकारी स्थल यानी टारगेट ऑर्गन में ले जाता है, जहाँ पर ये कार्य करती हैं। तो हम लोग देख लें एनिमल हार्मोन क्या है। जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, जो थोड़ी सी मात्रा में जंतुओं की वृद्धि को प्रभावित करता है और जंतुओं में होने वाली सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है। उसे एनिमल हार्मोन या जंतु हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन की कमी और अधिकता दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है। कमी अर्थात हार्मोन सामान्य मात्रा से अगर कम स्रावित होता है तो उसे हाइपोसिक्रेशन या कम हाइपोसिक्रेशन कहते हैं। यह भी बीमारी का कारण बनती है। और हार्मोन की मात्रा शरीर में सामान्य से अधिक होने पर उसे हाइपरस्राव कहते हैं। और कमी और अधिकता दोनों ही बीमारी का कारण बनती है। और हार्मोन का स्थानांतरण जंतुओं में रक्त और लसिका के माध्यम से होता है। रक्त और लसिका हार्मोन का परिवहन माध्यम है। अब हम लोग देख लें अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य में कौन कौन सी है और क्या क्या हार्मोन उससे निकलते हैं, उनका क्या क्या कार्य है हमारे शरीर में। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। तो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में उपस्थित अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल ग्रंथि, स्त्रियों में ओवरीज या अंडाशय, पुरुषों में टेस्टिस या वृषण, सबके स्राव को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि में। इसका वजन 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम होता है। सबसे छोटी होने के बाद भी इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में उपस्थित अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है। हमारा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस के नीचे, और यह हाइपोथैलेमस से एक हड्डी के द्वारा जुड़ा रहता है। हाइपोथैलेमस के नीचे है और यह हाइपोथैलेमस से एक हड्डी के द्वारा जुड़ा रहता है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। यह पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है हार्मोन के स्राव को शरीर में बढ़ाना है या हार्मोन के स्राव को शरीर में कम करना है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड और पश्चपिंड से, यह है पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड और पश्चपिंड। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड और पश्चपिंड में अपने स्राव को मुक्त करता है, हार्मोन को मुक्त करता है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं या मोटर न्यूरॉन होता है। और हाइपोथैलेमस का न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से सीधे जुड़े रहता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड में अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन से हार्मोन को सीधे मुक्त करता है। कौन से हार्मोन को? ऑक्सीटोसिन को और एडीएच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। और हाइपोथैलेमस का मोटर न्यूरॉन
पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से पूरा जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो अग्रपिंड हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल से या मोटर न्यूरॉन से जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में आ जाता है और रक्त के द्वारा हाइपोफेरेंजियल पोर्टल तंत्र उसे पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में लाता है। हाइपोफेरेंजियल पोर्टल तंत्र किसको कहते हैं? तो जब दो अंगों के बीच में परिवहन के लिए हृदय अनुपस्थित रहता है तो उसे हाइपोफेरेंजियल पोर्टल तंत्र कहते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बीच में हार्मोन का जो परिवहन हो रहा है वहाँ पर हृदय भाग नहीं ले रहा है। हाइपोफेरेंजियल पोर्टल तंत्र किससे बना है? तो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन से स्रावित हार्मोन सबसे पहले रक्त में आता है और रक्त में उपस्थित रक्त से उसे हाइपोफेरेंजियल धमनी ले लेती है। हाइपोफेरेंजियल धमनी हाइपोफेरेंजियल सिरा के द्वारा पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में लाती है। हाइपोफेरेंजियल सिरा पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में प्रवेश करने से पहले अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। इस तरह से हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन के द्वारा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में पहुंच जाता है और इस तरह से हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि यह कहाँ पाई जाती है? श्वास नली में ट्रैकिया पर दूसरे, तीसरे और चौथे कार्टिलेज रिंग के पास पाई जाती है और यह दो पिंडों से बनी हुई होती है और इसके दोनों पिंड एक दूसरे से इस्तमस झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं और यह थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है दूसरी मिश्रित ग्रंथि है जिसे पैनिक्रियाज कहते हैं, यह मिक्स्ड ग्लैंड है और यह मिश्रित ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय और छोटी आंत का पहला भाग डिओडिनम या ग्रहणी कहते हैं, उसके बीच में पत्ती के आकार की ग्रंथि है जिसे पैनिक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। यह मिश्रित ग्रंथि का कार्य करती है। यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करती है। इसके बाद किडनी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति की ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर, जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इससे एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तीसरा है, इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि स्त्रियों के शरीर में ओवरी या अंडाशय, इसकी संख्या 2 है। अंडाशय या ओवरी भी मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। और पुरुषों के जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, इसकी संख्या 2 होती है और टेस्टिस भी मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अब हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में थोड़ा देख लें। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? तो यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, किंतु इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है। जैसे पिछले स्लाइड में देखें, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय या पैनिक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित है और यह हाइपोथैलेमस से एक हड्डी की रचना के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और पीयूष ग्रंथि स्फेनॉइड हड्डी से बने हुए एक कटोरी नुमा रचना में पाया जाता है जिसे सेलाटोर्सिया कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का वजन या वेट कितना होता है? सबसे छोटी ग्रंथि है और इसका वजन है 0.5 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम। यह है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस के नीचे अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि में यहाँ पर 2 पिंड दिखाई दे रहे हैं, अग्रपिंड और पश्चपिंड, और यह पीयूष ग्रंथि स्फेनॉइड हड्डी से बना हुआ कटोरी नुमा रचना जिसे सेलाटोर्सिया कहते हैं उसमें पाया जाता है।
और हाइपोथैलेमस से एक हड्डी जैसी रचना से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में हाइपोथैलेमस से किस तरह से हार्मोन पहुँच रहा है वो हम लोग देख लें। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये मोटर न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन को अग्रपिंड में सीधे नहीं पहुंचा पाते, तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में हार्मोन का जब स्राव करते हैं तो वह हार्मोन रक्त में आ जाता है और रक्त से उस हार्मोन को हाइपोफैरिंजियल पोर्टल तंत्र ग्रहण कर लेता है और उसे पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में भेजता है। हाइपोफैरिंजियल पोर्टल तंत्र क्या है? तो वह तंत्र जिसमें परिवहन के लिए दो अंगों के बीच में हृदय अनुपस्थित रहता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन जब हार्मोन का स्राव कर रही है तो वो हार्मोन रक्त में आता है और रक्त से उसे हाइपोफैरिंजियल धमनी ले लेती है और उस हार्मोन को हाइपोफैरिंजियल सिरा में भेजती है और हाइपोफैरिंजियल सिरा प्राथमिक द्वितीयक शाखाओं में बढ़कर हाइपोथैलेमस के मोटर न्यूरॉन से निकलने वाले हार्मोन को पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में भेजता है और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है शरीर में हार्मोन के स्राव को बढ़ाना है या शरीर में हार्मोन के स्राव को कम करना है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम हम लोग थोड़ा देख लें। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है थायरोक्सिन के स्राव के लिए। दूसरा है ACTH या एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को उत्तेजित करता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए। तीसरा हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकल रहा है FSH या LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जननांगों को उत्तेजित करते हैं। पुरुष के जननांग हैं टेस्टिस और स्त्री के जननांग हैं अंडाशय। इसके बाद है चौथा हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, यह इसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। यह जंतुओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL, यह मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि पर कार्य करता है और दूध के स्राव को बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग देख लें हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन निकलकर पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड में भी आते हैं और पश्चपिंड से भी हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के। हाइपोथैलेमस से ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो है पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन हाइपोथैलेमस का अपने स्राव को सीधे पीयूष ग्रंथि में मुक्त कर देता है। यहाँ पर किसी भी हाइपोफैरिंजियल पोर्टल तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन स्रावित होकर आता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और ADH। ये पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग या पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में जो हार्मोन दो निकल कर आते हैं उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH। ADH का पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल यानी गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है, स्तन ग्रंथि के विकास में सहायता करता है और ADH हार्मोन रेनल नलिका में जल का पुनः अवशोषण करने में सहायता करता है। अब हम लोग देख लें पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड और पश्चपिंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। लिस्ट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस से मोटर न्यूरॉन या न्यूरोसेक्रेटरी सेल
पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपिंड से सीधे जुड़े हुए रहते हैं और जो अपने दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच को पिट्यूटरी ग्रंथि के पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड में सीधे मुक्त कर देते हैं। वो दो हार्मोन हैं ऑक्सीटोसिन, यह स्तन ग्रंथि के विकास में सहायता करता है और गर्भाशय की पेशियों में संकुचन में सहायता करता है। गर्भाशय ऐच्छिक पेशी है, उसके संकुचन में सहायता करता है प्रसव के समय में। और पश्च पीयूष ग्रंथि में और एक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल कर आता है, उसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यानी पश्च पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच किडनी में उपस्थित रेनल नलिका में जल के अवशोषण को बढ़ाता है, जल की मात्रा को संतुलित करता है, आयन को संतुलित रखता है। अब हम लोग देख लें, हाइपोथैलेमस का मोटर न्यूरॉन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड या एंटीरियर पिट्यूटरी में पूरा नहीं पहुंचता है, जिसके कारण इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल या मोटर न्यूरॉन से निकलने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में सीधे नहीं पहुंचता। तो ये मोटर न्यूरॉन या न्यूरोसेक्रेटरी सेल अपने हार्मोन को रक्त में मुक्त कर देता है और रक्त हाइपोफेरेंजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा उस हार्मोन को पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में पहुंचाती है। हाइपोफेरेंजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोफेरेंजियल धमनी, हाइपोफेरेंजियल सिरा और उसके प्राथमिक और द्वितीयक शाखाओं से मिलकर बनी है। हाइपोथैलेमस में उपस्थित मोटर न्यूरॉन अपने हार्मोन को रक्त में मुक्त कर देता है और उस हार्मोन को हाइपोफेरेंजियल धमनी ले लेती है। हाइपोफेरेंजियल धमनी हाइपोफेरेंजियल सिरा में उस हार्मोन को भेज देती है और हाइपोफेरेंजियल सिरा प्राथमिक और द्वितीयक शाखाओं में बंटकर पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में हार्मोन को पहुंचाता है, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन को। और यह हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है शरीर में हार्मोन के स्राव को बढ़ाना है या घटाना है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पीयूष ग्रंथि भी शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पहला है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या जननांग को उत्तेजित करने वाला हार्मोन FSH और LH। यह स्त्री में अंडाशय को उत्तेजित करता है और पुरुषों में टेस्टिस या वृषण को उत्तेजित करता है। दूसरा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो जंतुओं की वृद्धि में सहायता करता है, हड्डी, मांसपेशी और ऊतकों के विकास में सहायता करता है। तीसरा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलने वाला, उसका नाम है प्रोलैक्टिन या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यह स्तन ग्रंथि के विकास में सहायता करता है। चौथा हार्मोन है ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको उत्तेजित करता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए। और पांचवा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार टेबल फॉर्म में पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोफाइसिस के कौन कौन से पिंड हैं और कौन कौन से हार्मोन उससे स्रावित होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि में हमें अभी तक चित्र में दो ही पिंड दिखाई दिया, अग्रपिंड और पश्चपिंड। अग्रपिंड को पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि के या पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि में तीन पिंड होते हैं, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। मध्यपिंड छोटा होता है, अग्रपिंड से जुड़ा रहता है, वो दिखाई नहीं देता। तो एडिनो हाइपोफाइसिस में दोनों पिंड हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रपिंड और मध्यपिंड। अग्रपिंड का नाम है पार्स डिस्टेलिस और मध्यपिंड का नाम है पार्स इंटरमीडिया। और पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्चपिंड है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसे पश्चपिंड भी कहते हैं। ये इससे दो हार्मोन स्रावित होता है, ADH या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब हम लोग देख लें पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, वो हम लोग पहले भी डिस्कस किए।
ACTH या एड्रिनोकॉर्टिक हार्मोन, दूसरा है GH यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है STH या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। तीसरा हार्मोन है PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। चौथा है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा है GTH या गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। वह हार्मोन जो जननांगों को उत्तेजित करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उत्तेजित करता है। तो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन दो प्रकार के हैं, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH का दूसरा नाम है ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम लोग देख लें पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से यानी पार्स डिस्टलिस से या एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले कुछ हार्मोन का नाम और उसका हमारे शरीर में क्या कार्य है, उसकी कमी यानी हाइपोसिक्रेशन और उसकी अधिकता यानी हाइपर सिक्रेशन से क्या बीमारियां होती है। तो पहला हार्मोन ACTH का पूरा नाम एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और यह हार्मोन निकलती है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से और इस हार्मोन का कार्य है, यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग को उत्तेजित करता है स्टेरॉयड हार्मोन के स्राव के लिए, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है और मेलानिन रंग द्रव्य के निर्माण में भी सहायता करता है। इस हार्मोन की कमी हो गई, मतलब सामान्य से अगर कम मात्रा में निकलता है तो जो बीमारी होती है उसका नाम है एडिसन्स बीमारी। इस बीमारी के लक्षण है, इसमें थकान होती है, भूख कम लगती है और प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, और हाइपर सिक्रेशन या अधिक मात्रा में, सामान्य से अधिक मात्रा में निकलने से कुंसीवरण बीमारी होती है। दूसरा हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकल रहा है वो है ग्रोथ हार्मोन या GH या इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या STH। यह हार्मोन शरीर में हड्डी और मांसपेशी के विकास में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में सहायता करता है। इस हार्मोन की कमी से या हाइपोसिक्रेशन से यह हार्मोन सामान्य से कम है तो शरीर की ऊंचाई सामान्य से कम हो जाती है, जिसे बौनापन या ड्वार्फिज्म कहते हैं, और यह हार्मोन सामान्य से अधिक होने पर शरीर की ऊंचाई सामान्य से अधिक हो जाती है, जिसे जाइग्नेटिज्म कहते हैं। तीसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि के या पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलता है वो है PRH या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या इसको लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन या LTH भी कहते हैं। यह हार्मोन नवजात शिशु के लिए स्तन ग्रंथि से दूध को स्रावित करता है, दूध के स्राव को बढ़ाता है। चौथा है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है और यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए, और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए एक तत्व चाहिए आयोडीन, और यह आयोडीन के मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है। आयोडीन नहीं रहने से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है शरीर में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में जो बीमारी होती है उसका नाम है क्रेटिनिज्म। बड़ों में थायरोक्सिन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है मिक्सोडिमा, और गले के पास थायराइड ग्रंथि फूल जाती है उस बीमारी को घीगा या गॉइटर कहते हैं। अधिकता से भी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, मगर इस घीगा को या गॉइटर को एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं या ग्रेव्स डिजीज या पेरिस डिजीज भी कहते हैं। अब हम लोग देख लें गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन या GTH जो जननांगों के विकास या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विकास में सहायता करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उत्तेजित करता है गैमेट बनाने के लिए, हार्मोन के स्राव के लिए। तो दो गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है। दो गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम है ICSH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक एक करके हम लोग रोल ऑफ LH और FSH देख लेते हैं। रोल ऑफ LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इसका दूसरा नाम ICSH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल एंड फीमेल, दोनों में
निकल रहा है LH हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से। अब पुरुषों में LH हार्मोन या LH हार्मोन की क्या भूमिका है? रोल ऑफ LH हार्मोन इन मेल। यह पुरुष में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्राव को बढ़ाता है और पुरुष में नर गैमेट या शुक्राणु के निर्माण में सहायता करता है। रोल ऑफ LH हार्मोन इन फीमेल। फीमेल में LH हार्मोन का क्या भूमिका है? यह स्त्री के अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल को उत्तेजित करता है। ग्राफियन फॉलिकल छोटा छोटा दाने की जैसे रचना है, वो मैच्योर होता है, उसके अंदर एक का निर्माण होता है। तो यह ग्राफियन फॉलिकल को उत्तेजित करता है अंडाशय में अंडा को बाहर निकालने के लिए। इस क्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जब ग्राफियन फॉलिकल से एग या ओवा बाहर निकल जाता है मादा गैमेट, तो ग्राफियन फॉलिकल से जो रचना बची रचना से जो रचना बनती है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और यह कॉर्पस ल्यूटियम कई स्त्री हार्मोन या फीमेल हार्मोन को स्रावित करता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन इत्यादि। इस हार्मोन की कमी से, हाइपोसिक्रेशन से पुरुष और स्त्री में कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? इस हार्मोन की कमी से द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास पुरुष और स्त्री दोनों में नहीं होता और हाइपर सिक्रेशन या अधिक स्राव से पुरुष और स्त्री दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास समय से पहले हो जाता है। अब हम लोग देख लें रोल ऑफ FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्त्री में क्या करता है? यह अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल के निर्माण में सहायता करता है और ग्राफियन फॉलिकल से एग के निर्माण में भी सहायता करता है। और स्त्री में दो हार्मोन हम लोग सीखे, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, जो अंडाशय के कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, जो ग्राफियन फॉलिकल के नष्ट होने, ग्राफियन फॉलिकल से एग के निकलने के बाद बनता है। और स्त्री में ग्राफियन फॉलिकल से एक हिस्ट्री हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। और यह स्त्रियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में सहायता करता है। तो FSH हार्मोन का कार्य ग्राफियन फॉलिकल के निर्माण में सहायता करना, ग्राफियन फॉलिकल में एग के निर्माण में सहायता करना और ग्राफियन फॉलिकल से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव में सहायता करना। और यह एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीय लैंगिक लक्षण के निर्माण में सहायता करता है। रोल ऑफ FSH हार्मोन इन मेल। पुरुषों में FSH हार्मोन का कार्य, यह पुरुष में नर गैमेट शुक्राणु के निर्माण में सहायता करता है और शुक्राणु को शरीर से बाहर निकलने में भी सहायता करता है। शुक्राणु को बाहर निकलना की क्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। FSH हार्मोन का कम स्राव हो, हाइपोसिक्रेशन होगा, तो पुरुष और महिला में क्या लक्षण दिखाई देगा? इसकी कमी से पुरुष और स्त्री में जननांगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और जिससे बांझपन या स्टेरिलिटी या नपुंसकता जैसी बीमारियां हो सकती है। और हाइपर सिक्रेशन यानी अधिक स्राव से प्रजनन अंग में असामान्य वृद्धि हो जाती है। अब हम लोग देख लें पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से निकलने वाला हार्मोन और पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से एक ही हार्मोन निकलता है। मध्य पिंड बहुत छोटा होता है, तो मध्य पिंड से जो हार्मोन निकल रहा है पीयूष ग्रंथि के, उसका नाम है MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम है? तो यह हार्मोन शरीर में उपस्थित मेलानोसाइट सेल को उत्तेजित करता है मेलानिन पिगमेंट के निर्माण के लिए। और यह मेलानिन पिगमेंट त्वचा के रंग को निर्धारित करता है और काया पलट में या मेटामॉर्फोसिस में भी सहायता करता है। अब हम लोग देख लें पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इससे निकलने वाले दो हार्मोन ADH यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन, इसका कार्य क्या है? तो ये हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक पेशियों या वॉलंटरी पेशियों के संकुचन में सहायता करता है। यह स्त्री में बच्चे के जन्म के समय
गर्भाशय की पेशियों में निरंतर संकुचन करता है और यह संकुचन तब तक बना रहता है जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद स्तन ग्रंथि से दूध के स्राव में भी सहायता करता है। और पुरुषों में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। पुरुष में यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन शुक्राणु के निकलने में यानी स्पर्मिएशन में मदद करता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर में कुछ अनैच्छिक पेशी से बने अंग जैसे पित्ताशय, मूत्राशय, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और आंत के संकुचन में भी सहायता करता है। पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलने वाला दूसरा हार्मोन एडीएच या वेसोप्रेसिन, इस हार्मोन का क्या कार्य है? यह हार्मोन एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कहते हैं? डायूरेसिस मतलब होता है मूत्र या यूरिन के द्वारा शरीर से अधिक मात्रा में पानी का निकल जाना, जिसे डायूरेसिस कहते हैं। और यह डायूरेसिस को रोकता है, इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। कैसे रोकता है? तो यह हार्मोन किडनी में रीनल नलिका में जल तथा लवण के अवशोषण को नियंत्रित करता है और यूरिन के द्वारा या मूत्र के द्वारा शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकलने नहीं देता है और इस तरह से शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, डायूरेसिस को रोकता है, इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और साथ में रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी से यानी एडीएच हार्मोन अगर आवश्यकता से कम निकलता है तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी के कारण किडनी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और किडनी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से रक्त में भी यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है और इस बीमारी को यूरेमिया कहते हैं। और इस यूरेमिया के कारण किडनी फेलियर या गुर्दे नष्ट हो जाते हैं। और इस हार्मोन की कमी से यूरिन या मूत्र के जरिए शरीर से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है और एडीएच हार्मोन की कमी से शरीर से अतिरिक्त मात्रा में पानी का बाहर निकल जाना मूत्र के रूप में, इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और यूरिन का कलर ज़्यादा पीला हो जाता है। इस चैप्टर में हम लोगों को 3 हार्मोन थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनलिन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, उसका क्या कार्य है, स्त्री हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसका स्राव का स्रोत और उनका क्या कार्य है, ये सब देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो श्वास नली में दूसरे, तीसरे और चौथे कार्टिलेज रिंग, पूरा श्वास नली जो है कार्टिलेज का बना होता है, जिससे ये हवा नहीं भी रहने से ये चिपकती नहीं है। और ये दूसरे, तीसरे तथा चौथे कार्टिलेज रिंग से, श्वास नली के कार्टिलेज रिंग से जुड़ा रहता है। और थायराइड ग्रंथि में 2 पिंड होते हैं, यह है राइट पिंड या दाहिना पिंड और यह है बायां पिंड। और दोनों पिंड एक दूसरे से स्थमस झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं। थायराइड ग्रंथि का कार्टिलेज लैरिंक्स या स्वर यंत्र के ऊपर आवरण का निर्माण करता है, जिसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि में 2 तरह के ऊतक पाए जाते हैं, एक है फॉलिक्यूलर टिश्यू और दूसरा है स्ट्रोमाटल ऊतक। अब हम लोग देख लें, थायराइड ग्रंथि में 2 तरह के ऊतक हैं, फॉलिक्यूलर ऊतक, उससे 2 हार्मोन निकलता है। पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। ट्राई मतलब 3 और इसमें थायरोनिन जो है अमीनो अम्ल है। यह थायरोनिन अमीनो अम्ल जब 3 आयोडीन से जुड़ता है तो उसे थायरॉक्सिन या ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं। अर्थात थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि के फॉलिकुलर ऊतक से दूसरा हार्मोन निकलता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा मतलब 4। अगर थायरोनिन अमीनो अम्ल के साथ 4 आयोडीन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। अब एक और हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि के स्ट्रोमाटल ऊतक से, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। यह रक्त में
कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। हम लोगों को तीनों हार्मोन के बारे में नहीं जानना है, डिटेल में पढ़ना है। थायरॉक्सिन के बारे में, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन की क्या भूमिका है। यह निकलता है थायराइड ग्रंथि से और यह हमारे शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। मतलब विश्रामावस्था में शरीर के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र से चयापचय क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा की खपत होती है उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में, मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। और पतले आदमी में चयापचय की दर या मेटाबॉलिज्म की दर मोटे व्यक्ति से अधिक होती है। यह हार्मोन कायांतरण में मदद करता है। यह आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है। यह रक्तचाप और दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। यह हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस को मुक्त करता है और हड्डी मांसपेशी के विकास में सहायता करता है और साथ ही मानसिक विकास और शारीरिक विकास को भी नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर सामान्य से कम मात्रा में शरीर में निकल रहा है, यानी उसका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, तो उसकी कमी से बच्चों में जो बीमारी होती है उसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। वयस्क में, एडल्ट में इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे मिक्सोडिमा कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि गले के पास फूल जाती है जिसे घीगा या गॉइटर कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक निकल रहा है, यानी हाइपर सिक्रेशन होता है, तो जो बीमारी होती है उसे ग्रेव्स डिजीज या कब्र रोग या पेरिस डिजीज या उसे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि फूलने के साथ साथ और दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो हम लोग तीनों बीमारी जो थायरॉक्सिन की कमी से हो रही है और अधिकता से हो रही है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, उसका लक्षण एक बार देख लें चार्ट फॉर्म में। सिम्टम ऑफ क्रेटिनिज्म, मिक्सोडिमा गॉइटर एंड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। क्रेटिनिज्म क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी। इसमें बच्चों में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, शारीरिक विकास कम हो जाता है, मानसिक विकास भी कम हो जाता है और बच्चों के पेट में सूजन आ जाती है, पेट फूल जाता है, बाहर निकल जाता है। बड़ों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो बीमारी होती है उसे मिक्सोडिमा कहते हैं और इस बीमारी में युवकों का आँख और चेहरा फूल जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, गले की आवाज़ मोटी हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, मानसिक बुद्धि कम हो जाती है और त्वचा के नीचे वसा का जमाव हो जाता है जिससे त्वचा मोटी और खुरदरी हो जाती है। गॉइटर क्या क्या लक्षण है? यह भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है जिसमें गले के पास थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जिसे गॉइटर या घेंगा कहते हैं। और ये जो घेंगा है या गॉइटर है यह थायरॉक्सिन की कमी से हो रहा है। थायरॉक्सिन की कमी क्यों हो रही है? तो थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन कम बनता है जिसके कारण गले के पास थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। तो इस गॉइटर को ठीक किया जा सकता है आयोडीन युक्त लवण को लेने से। इसके बाद एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज या पेरी डिजीज, ये क्या है? यह थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से या हाइपर सिक्रेशन से होने वाला बीमारी है जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है और फूल जाता है। इसे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। इसके अलावा इस बीमारी का और दूसरा लक्षण है, इस बीमारी में आंखें बाहर निकल जाती है, पलकों पर वसा का जमाव हो जाता है और पलकें मोटी हो जाती है, शरीर का वजन कम होने लगता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हार्ट बीट बढ़ जाता है। अब हम लोग देख लें दूसरे हार्मोन इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन निकलता है पैनिक्रियाज या अग्नाशय से। अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इंसुलिन के बारे में पढ़ने से पहले पैनिक्रियाज के बारे में थोड़ा जान लें। पैनिक्रियाज कहाँ स्थित है? यह है पैनिक्रियाज या अग्नाशय। यह हमारे अमाशय और छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी के बीच में पत्तीनुमा रचना है, पत्तीनुमा ग्रंथि है जिसे हम पैनिक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं और इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रंथि जो है वही स्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का कार्य करती है और ये सब इस
एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। जब यह बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तो इससे अग्नाशयिक रस निकलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करती है। दोनों ग्रंथि का कार्य कर रही है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि के बीच में 1 से 2 लाख कोशिका अंतःस्रावी कोशिका का समूह है अग्नाशय में, जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। और इस द्वीपिका में 3 तरह की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। और अल्फा कोशिका से हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ग्लूकागोन। बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन। और गामा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं सोमैटोस्टेनिन। अब हम लोग देख लें, यह हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्लूकागोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इंसुलिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ग्लूकागोन हार्मोन अग्नाशय के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिका के अल्फा सेल से निकलता है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह रक्त में शुगर की मात्रा या चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शुगर की सामान्य मात्रा होती है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, यानी 80 मिलीग्राम से कम होती है, तो यह ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन एक तरह का शुगर है, स्टार्च है। हम लोग के शरीर में भोजन जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जा कर के। तो जैसे ही रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने लगती है तो यह हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया, लाइसिस मतलब टूटना, और ग्लाइकोजन को तोड़ने की प्रक्रिया को तेज़ी से शुरू कर देता है यकृत में, जिससे ग्लाइकोजन टूटने लगता है। और ग्लाइकोजन टूटेगा तो बनता है ग्लूकोज, और इस तरह से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है यह हार्मोन। और रक्त में इस तरह से ग्लूकागोन के द्वारा ग्लाइकोजन को तोड़कर, लीवर में संचित ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देना, इस क्रिया को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने के लिए यह हार्मोन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को भी रोकता है। और दूसरा कार्य है इस हार्मोन का, यह रक्त में वसा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाता है। यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है और मूत्र के माध्यम से नाइट्रोजनस उत्सर्ज्य पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा हार्मोन जो अग्नाशय से स्रावित होता है उसका नाम है इंसुलिन। कहाँ से निकलता है? तो यह अग्नाशय या पैनिक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है। और यह भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह भी ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? तो जब रक्त में, जब खाना खाने के बाद जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया शुरू करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब यहाँ पर जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस या ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया को शुरू करता है। रक्त में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन उस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में संचित करता है। और इस तरह से रक्त में बढ़ी हुई मात्रा को, ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को कम करता है। इसलिए इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इसे हाइपोग्लाइसेमिया भी कहते हैं। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह लीवर में कीटोन बॉडी के निर्माण को रोकता है और यह रक्त में प्रोटीन की मात्रा की वृद्धि करके ग्लाइकोजेनेसिस को रोकता है। और अब हम लोग देख लें इंसुलिन के अधिक स्राव से क्या होगा। इंसुलिन अगर सामान्य मात्रा से अधिक निकलता है तो यह क्या करेगा? रक्त में ग्लूकोज को कम कर देता है। इस बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और इंसुलिन का स्राव सामान्य से अधिक होने पर
सामान्य से कम होने पर या हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन होगा तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इस स्थिति को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और हम लोग जानते हैं रक्त में शुगर की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होती है। तो इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो ग्लूकोज मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इस बीमारी को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। और हाइपरग्लाइसेमिया और ग्लाइकोसूरिया दोनों को मिला करके जो बीमारी कहलाती है डायबिटीज़ मेलिटस, ये इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, हाइपरग्लाइसेमिया, और इतना अधिक हो जाता है कि वो ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो हाइपरग्लाइसेमिया और ग्लाइकोसूरिया दोनों को मिलाकर डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह बीमारी कहते हैं, जो इंसुलिन की कमी से होता है। और डायबिटीज़ मेलिटस का इलाज होता है इंसुलिन के इंजेक्शन से। अब हम लोग देख लें एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो एड्रेनालिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। चित्र में दिखाई थी किडनी के ऊपर त्रिभुजाकार आकृति की ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। और इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग से ACTH हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है और मेडुला वाले भाग से निकलता है एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी 3 आवरण पाए जाते हैं। सबसे भीतरी आवरण है जोना रेटिकुलरिस, मध्य आवरण को जोना फेसिकुलेटा और सबसे बाहरी आवरण को जोना ग्लोमेरुलुसा कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ACTH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से आता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण के लिए। 2 स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषित होता है ACTH के मदद से एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का क्या कार्य है? यह ग्लूकोज के संश्लेषण को बढ़ाता है, यह वसा और प्रोटीन को तोड़ता है और कोशिका में अमीनो एसिड के अवशोषण और उपयोग को रोकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का उदाहरण है कॉर्टिसोल। यह हार्ट और किडनी के कार्य को नियंत्रित करता है और RBC के निर्माण में सहायता करता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। दूसरा हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से निकल रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसका उदाहरण है एल्डोस्टेरोन। यह रेनल नलिका में सोडियम तथा जल के पुनः अवशोषण में सहायता करता है और रेनल नलिका से पोटेशियम और फॉस्फेट के उत्सर्जन में सहायता करता है और इस तरह से शरीर में आयन का संतुलन बनाता है। और यह हार्मोन शरीर में जल की मात्रा को भी संतुलित रखता है और रक्तदाब तथा ऑस्मोटिक दबाव को भी नियंत्रित करता है। सामान्य मात्रा में एंड्रोजेनिक हार्मोन प्यूबर्टी या किशोरावस्था में शरीर में बॉडी हेयर के डेवलपमेंट में, प्यूबिक हेयर के निर्माण में सहायता करता है। यह किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का 2 भाग है, बाहरी भाग है कॉर्टेक्स और भीतरी भाग है मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग में पीयूष ग्रंथि से ACTH हार्मोन आता है जो कॉर्टिकॉइड और स्टेरॉयड हार्मोन को स्रावित करने में सहायता करता है। 2 हार्मोन के बारे में पढ़े, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, उसका कार्य भी देखे। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का उदाहरण एल्डोस्टेरोन। इसका कार्य शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करना, आयन संतुलित करना, ऑस्मोटिक प्रेशर या रक्तदाब को नियंत्रित करना। और मेडुला वाले भाग से, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले भाग से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन, या इसे नॉर एड्रेनालिन या नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से निकलता है और मेडुला भाग से निकलने वाले, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले भाग से निकलने वाले हार्मोन को कैटेकोलामाइन कहते हैं। एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन हार्मोन भी निकलता है, नॉन एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी निकलता है। तो इस हार्मोन का कार्य क्या है? इस हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन या 3FS हार्मोन कहते हैं,
क्योंकि यह हार्मोन शरीर में आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। आपातकालीन स्थिति मतलब डर, भय और भागने की स्थिति में स्रावित होता है। डर, भय और भागना, फियर, फ्राइट और फ्लाइट, इसलिए इसे 3FS हार्मोन भी कहते हैं। और उस समय यह हार्मोन शरीर से स्रावित होकर के शरीर को उस स्थिति से जूझने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और साथ में यह हार्मोन हमारी सतर्कता या अलर्टनेस को भी बढ़ाता है। आपातकालीन स्थिति में यह हार्मोन स्रावित होकर के आँख के प्यूपिल या तारा को प्रसारित करता है। इस हार्मोन के प्रभाव से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर से अधिक पसीना निकलता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर तेज हो जाती है। यह हार्ट के मांसपेशियों में संकुचन को तेज कर देता है, रक्त में ग्लाइकोजन के विघटन की दर को बढ़ा देता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है और यह वसा और प्रोटीन को तोड़ने में भी सहायता करता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होती है? एड्रेनलिन हार्मोन की कमी से श्वास की बीमारी होती है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, लैंगिक लक्षण भी कम हो जाता है और इस बीमारी को एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं, जिससे पुरुषों में फीमेल कैरेक्टर भी दिखाई देने लगता है। गायनेकोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल। हाइपर सिक्रेशन यानी, यहाँ गलत लिख दी, हाइपर सिक्रेशन होगा। हाइपर सिक्रेशन यानी एड्रेनलिन हार्मोन सामान्य से अधिक मात्रा में स्रावित होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उस समय यह शरीर को आपातकालीन स्थिति से जूझने के लिए तैयार करता है। अब हम लोग देख लें फीमेल सेक्स हार्मोन जो स्त्रियों में जननांग से निकल रहा है। स्त्री का जननांग है अंडाशय या ओवरी, इसकी संख्या होती है 2 और ये उदर गुहा में पाया जाता है। अंडाशय से निकलने वाला 2 हार्मोन है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, जिसके बारे में हमें सीखना है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो यह अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है, यह स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के निर्माण में सहायता करता है। स्त्री में इस हार्मोन के कमी इस हार्मोन के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में गले का आवाज़ पतला हो जाता है, स्तन ग्रंथि का विकास होता है। साथ में यह हार्मोन मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है और जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विकास में सहायता करता है। इस हार्मोन की कमी हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है? स्त्रियों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है, द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास नहीं होता, प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है और मासिक चक्र भी कम हो जाता है। यह है स्त्री का 2 अंडाशय, यह है फैलोपियन नलिका और यह है गर्भाशय। तो पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, यह निकलता है अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से और दूसरा हार्मोन जब ग्राफियन फॉलिकल से एक निकल जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल से जो रचना बनती है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो स्त्री हार्मोन दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। अब हम लोग देख लें प्रोजेस्टेरॉन, यह कहाँ से निकलता है? अंडाशय के कॉर्पस ल्यूटियम से और इसका कार्य क्या है? यह गर्भाशय यानी यूट्रस में अंडा से भ्रूण के विकास में सहायता करता है। यह प्रसव के समय गर्भाशय की पेशी में संकुचन करता है। यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है और स्तन ग्रंथि में एल्वियोली थैली का निर्माण करता है, जो अधिक मात्रा में दूध को जमा करते हैं और दूध को स्रावित करते हैं बच्चे के जन्म के बाद। इस हार्मोन की कमी से स्त्री में अंडे का निर्माण नहीं होता और इसे गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और इस हार्मोन की कमी से गर्भाशय की पेशियों में भी संकुचन कम हो जाता है, जिससे प्रसव शीघ्र नहीं हो पाता और इस हार्मोन की अधिकता से स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास समय से पहले हो जाता है। अब हम लोग देख लें पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यह कहाँ से निकलता है? यह हार्मोन पुरुष के जननांग यानी टेस्टिस से निकलता है। पुरुष में 2 टेस्टिस या वृषण पाए जाते हैं, तो टेस्टिस के लेडिक कोशिका से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन निकलता है। इस हार्मोन का कार्य पुरुषों में क्या है? यह पुरुष में द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास में सहायता करता है, जैसे प्यूबर्टी या किशोरावस्था के समय से बच्चों का आवाज़
मोटा होने लगता है, दाढ़ी मूछें आना, प्यूबिक हेयर का ग्रो करना। यह हार्मोन पुरुषों में नर गैमेट, स्पर्म या शुक्राणु के निर्माण में सहायता करता है। यह हार्मोन टेस्टिस या वृषण की पेशियों में संकुचन करता है, जो शरीर से इस शुक्राणु को बाहर निकलने में या स्पर्मिएशन में सहायता करती है। अब हम लोग देख लें लास्ट पार्ट में कुछ हार्मोन जो शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि से नहीं निकल रहे हैं, बल्कि शरीर के ऊतक और पेशी से निकलते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट से निकलने वाला एक हार्मोन है ANF, एट्रियोनेट्रियूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा हार्मोन जो जीजे सेल, ग्लोमेरुलस जक्स्टापोज्ड सेल से, जक्स्टापोज्ड ग्लोमेरुलस सेल से निकलता है, जो किडनी में पाया जाता है। इस जीजे सेल से निकलने वाला हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। यह हार्मोन आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है और शरीर में आरबीसी बनने की क्रिया को, निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। स्टोमक या आमाशय के जठर ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन। यह जठर ग्रंथि से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन हार्मोन एंजाइम के स्राव में सहायता करता है। सिक्रेटिन, यह हार्मोन पैनिक्रियाज या अग्नाशय से निकलता है और अग्नाशय से बाइकार्बोनेट आयन और जल को स्रावित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन, यह हार्मोन पित्ताशय से पित्त का स्राव करता है और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्राव करता है। और एक हार्मोन है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन GIP। यह हार्मोन गैस्ट्रिक रस के स्राव को कम करता है। तो इस तरह से मैंने एनिमल हार्मोन की प्रेजेंटेशन बना करके समझाने की कोशिश की। सुनने से, समझने से समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।